मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सुदूर व मोतमदीन सरगर्म कारकुनान मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, और घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जत माब पर्दानशीन माँ और बहनों, मैं अपनी जानिब से मोहतरम नकीब मिल्लत सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन व मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की 65वीं यौम तासीस और अहिया मजलिस के 65वीं तक़रीब पर मुबारकबाद पेश करता हूं और आप तमाम को भी अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। आज आप और हम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की 65वीं सालगिरह मनाने के लिए यहां पर जमा हुए हैं और आज हमको इस बात पर भी गौर करना होगा कि अगर ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की 65वीं अहिया की 65 साल मुकम्मिल हुए या 65वीं साल में हम हैं आज, तो दूसरी तरफ मुल्क को आजाद होकर भी 75 साल हो चुके। अगर यहां पे 65 साल तो मुल्क की आजादी के 75 साल, और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के इस लंबे तवील सफर में हमने कई उतार और चढ़ाव को देखा, कई मुसीबतों का सामना किया, कई मसाइब को झेले, और कोई भी कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती। और मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि मजलिस की सियासत और दूसरी जमातों की सियासत में काफी इम्तियाज व फर्क है। हमारी सियासत एक मकसद के लिए है, हम तामीरी व अमली सियासत करते हैं, और हमारी सियासत शुरू से ही बामकसद और शफ्फाफ रही है। हमने सिर्फ जज्बाती नारों या जज्बाती तकरीर के जरिए यह 65 बरस का सफर तय नहीं किया। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की एक अपनी तारीख है। जब हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थीं, हमारे जागीरें लुट चुकी थीं, हमारा मनसब लुट चुका था, तख्त ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे, महलात वीरान हो चुके थे, कुओं में पानी कम, हमारी तैरती हुई लाशें ज्यादा थीं, आबादियां खाक की ढेर में तब्दील हो चुकी थीं, खौफ और मायूसी हमारा मुखद्दर बन चुका था। तो ऐसे उन हालात में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का अहिया हुआ तो लोगों ने अहिया मजलिस पर भी तनकीदें की, यहां तक कह दिया
कि हजारों लाखों की तादाद में इंसानों की जानें गईं, आबादियां वीरान हुई, इस्मतें लुटी, इज्जतें लुटी, महलात वीरान हो गए। और क्या जरूरत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की? लोगों ने यहां तक कहा कि क्या ये बस नहीं था कि इतनी लाशें बौलियों में तैर रही हैं, इतनी तबाही और बर्बादी हो गई, बाप बेटे से जुदा हो गया, भाई भाई से जुदा हो गया, बाप के खांधे पर बेटे की मैयत। ऐसे हालात में क्या जरूरत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की? अल्लाह फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की खबर को नूर से भर दे कि उन्होंने उठने वाले इन आवाजों की परवाह नहीं की। खौफ और मायूसी में रहने वाले उस मजलूम कौम को जगाने के लिए, उनको बेदार करने के लिए, उनको एक मरकज सियासत पे लाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया किया। और जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया हुआ तो मजलिस के पास कुछ नहीं था, मजलिस के पास उसका खुद का दफ्तर भी नहीं था। मुझे सालारे मोहतरम का वो जुमला याद आता है कि एक कागज का टुकड़ा और एक टूटा कलम भी हमारे पास नहीं था। ऐसे इन हालात में मजलिस का हिया हुआ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ते गई, काम करती रही, एक मकसद को लेकर, एक मिशन को लेकर आगे बढ़ी। और वो मिशन, वो मकसद क्या था? ये मिशन और मकसद यही था कि कलमे की बुनियाद पर मुसलमानों को मुनज़्ज़म करेंगे, मुत्तहिद करेंगे, एक मरकज सियासी पर जमा करेंगे। और अगर कोई मकसद था तो मुसलमानों की कमजोर मईशत को इस्तेकाम बख्शने का था। एक मिशन और मकसद था तो मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करते हुए इल्म के मैदान में उनको आगे बढ़ाना था। और उसके बाद में आखिर में यह मकसद था कि हम सियासी जिद्दोजहद के जरिए इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 65 बरस के अपने सफर में माशी मैदान में काम किया, तालीमी मैदान में काम किया और सियासी मैदान में भी काम किया। अपने दरवाजों को हर मजलूम के लिए खोला रखा। दारुस्सलाम के दरवाजे आज भी हर किसी के लिए खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। बिला लिहाज मजहब हर फरियादी अपने फरियाद को लेकर आ सकता है दारुस्सलाम में, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो बीसी हो, कोई भी हो, अल्लाह को मानने वाले के लिए भी दरवाजे खुले हैं, तो भगवान को मानने वाले के लिए भी दरवाजे खुले हैं, तो गॉड को मानने वाले के लिए भी दरवाजे खुले हैं। तो अगर कोई अल्लाह भगवान गॉड को नहीं मानता है तो उसके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं। हम हर फरियादी, हर मजलूम की आवाज को सुनते हैं और उस मजलूम की फरियाद को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि हमारे जानिब से जो मुमकिन मदद हो सकती है हम करते रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे ही आगे नहीं बढ़ी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई कुर्बानियों के बाद फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा
11.5 महीने जेल की सोहबतों को बर्दाश्त करते रहे। घर की लाइट काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया, बैंक के खातों को मुंजमद कर दिया गया, जब्त कर लिया गया। ऐसे इन हालात में हमने जिद्दोजहद की और आगे बढ़ते गए। और आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सिर्फ हैदराबाद तक महदूद नहीं, सिर्फ आपकी पहचान बनकर नहीं रही, बल्कि मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमानों की पहचान और उनकी उम्मीद बनकर आज सामने आ रही है और हक तलब कर रही है। मजलिस के पास कुछ नहीं था। जिस वक्त मजलिस के सियासी सफर का आगाज हुआ था तो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस पहली कॉन्फ्रेंस में मोतमद उमवी जनाब ख्वाजा निजामुद्दीन साहब ने, जो साबिका रुकन असेंबली थे, उन्होंने सालाना रिपोर्ट पेश की थी और कहा था कि जमात को एक साल में 7,015 रुपये की आमदनी हुई। 7,015 रुपये की आमदनी और 7,165 रुपया का रकम खर्च किया गया। 7,165 रुपया खर्च हुआ और यह भी बताया कि जमात को 1,156 रुपये का कर्ज है। जमात पर 1,156 रुपये का कर्ज है। तो अंदाजा लगाओ, वो लोग जो पूछते हैं कि मजलिस ने क्या किया, 65 बरस के इस सफर के आगाज के वक्त 1,156 का खर्च था, तो जुमला आमदनी 7,015 रुपये थे और खर्च 7,165 रुपये का था। और आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के असासे हजारों करोड़ में हैं। ये इमारतें, इन इमारतों की बुलंदी चीख कर चिल्ला कर बयान कर रही है कि कितनी दियानत, कितनी ईमानदारी और इखलास के साथ 65 बरस के सफर को मजलिस ने तय किया और इन वीरान मैदान को आबाद किया तालीमी दर्जगाहों के जरिए। एक तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज है तो इस तरफ MBA MCA कॉलेज है, तो उसके बाजू में कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, तो इसके इधर बगल में कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है, M.Pharm है, ME है, MBA है, MCA है, B.Pharm है, फार्मा D है, आर्किटेक्चर है। अरे ये दारुस्सलाम कब हासिल हुआ, कैसे हासिल हुआ? अरे आज जिस मुकाम से हम आपसे मुखातिब हैं, ये वही मुकाम है जब दारुस्सलाम को हासिल किया 70 के दहे में, तो उस वक्त इसी मुकाम पर जानमाज बिछाकर सालारे मिल्लत ने नमाज अदा की थी, अल्लाह का शुक्र अदा किया, आज दारुस्सलाम को हासिल किया। दारुस्सलाम भी नहीं था, दारुस्सलाम को हासिल किया। दारुस्सलाम की कानूनी जिद्दोजहद की भी एक तारीख है। दारुस्सलाम यूं ही नहीं मिला, कई बरस की कानूनी जिद्दोजहद और लड़ाई के बाद दारुस्सलाम मिला। अब मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहता, लोगों के दिलों को तकलीफ होगी, लेकिन हकीकत है कि दारुस्सलाम के दावे में सिर्फ अब्दुल वाहिद ओवैसी सदर कुल मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ही नहीं थे,
और भी कई दावेदार थे। अब मैं उनको, वो लोग नहीं रहे, उनके खानदान वालों को शर्मिंदा करना नहीं चाहता। कोई मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ए या कुछ और बनाकर आए, तो कोई दूसरी तंजीम से आए, तो कोई अपनी जाती मिल्कियत कह के दावे पेश करे थे मजलिस के। उन तीनों लोगों के दावे मुस्तरद हुए और अब्दुल वाहिद ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के दावे और कानूनी जिद्दोजहद को कामयाबी मिली और दारुस्सलाम हासिल हुआ। सिर्फ यही नहीं, मजलिस की तारीख है। लोग जो मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं, तख्त ताज के लुटने के बाद, महलात के वीरान होने के बाद, जागीर और मनसब के लुटने के बाद, सुबह का सूरज निकला, रक्षे और बंडियां ढकेलने पे मजबूर होने वाली उस कौम ने जब हैदराबाद की बल्दिया पर कब्जा किया, तो एक दलित को, एक पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले को हैदराबाद का मेयर बनाकर बताया कि हमारा तख्त गया, ताज गया, हम नहीं बैठे, हमारे दलित भाई को बिठाए। ये हमारी मजलिस की निशानी है। नहीं तो हम कह सकते थे कि हमारा तो सब कुछ लुटा, अब आज हमको मौका आया तो हम क्यों ना बैठे। लेकिन हमने एक दलित को, पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले आलमपल्ली पोचैया को मेयर बनाया। यह मजलिस की हिकमत थी। यह मजलिस काम करती गई और जब सियासी इनकलाब आया, सियासी मौके आए, तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने दक्कन मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम की इजाजत हासिल की। अरे आज देखते हैं, लोग देखते हैं, सियासी मौके आते हैं, इधर से उधर बड़े बड़े लीडर लुढ़कते हैं, एमएलए लुढ़कते हैं, तो कुछ पैसा ले लेते हैं और अपनी वफादारियों को तब्दील कर देते हैं। लेकिन मजलिस ने उस वक्त पैसा नहीं लिया या दौलत की बात नहीं की। जब मौका आया तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज हासिल किया। दस्तूर ने जो इख्तियार दिया मुसलमानों को अपने तालीम अक़लियतों को बशमूल मुसलमानों को अपने तालीमी इदारे कायम करने का, उसको चलाने का, उस दस्तूर के हुकूक को हासिल किया और उसके जरिए दक्कन मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाया। मजलिस को जब दारुस्सलाम मिला तो सबसे पहले ओवैसी ITI सेंटर कायम हुआ। मिला सबसे पहले तो ये इधर इधर सीधे हाथ पे जो इमारत है, इसका नाम नूर महल है। तो इस नूर महल में स्कूल का क़याम अमल में लाया था मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने। मजलिस सिर्फ सियासत नहीं पुकारती, मजलिस ने काम किया, वहां स्कूल बनाया, वहां ITI सेंटर बनाया और उसके बाद में यहां पे मलगियां बनाई बाहर। उसके जरिए मजलिस का काम का आगाज हुआ। आज ओवैसी हॉस्पिटल खुद बता रहा है, उसकी बुलंद इमारत बता रही है कि हमारे इरादे कितने बुलंद थे, हमारा अज़्म कितना बुलंद था, हमारा मकसद कितना बुलंद था। आंध्रा की तारीख हो या तेलंगाना की तारीख में क़याम दक्कन मेडिकल कॉलेज और क़याम दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज से पहले कितने मुसलमान
डॉक्टर्स निकले थे, कितने मुसलमान इंजीनियर निकले थे। 1984 से पहले चंद 100 मुस्लिम डॉक्टर भी नहीं थे पूरे आंध्रा में, लेकिन आज दक्कन मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज एक साल में अपने क़याम के 40 साल मुकम्मिल कर लेगा और 40 साल में हजारों डॉक्टर आज दुनिया के हर कोने में है, मशहूर है, मारूफ है और तिब की दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। क्या ये काम, ये कारनामा नहीं? हमारे दवाखाने किसी दवाखाने से कम नहीं, चाहे ओवैसी हॉस्पिटल हो या असरा हॉस्पिटल हो। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में असरा हॉस्पिटल 1200 बिस्तर तक पहुंच गया। क्या ये कामयाबी व कारनामा नहीं है? आज कम से कम कीमतों पे इलाज का इंतजाम है। 1000 से जायद दिन में 2000 के आउट पेशेंट होते हैं असरा दवाखाने में। ओवैसी हॉस्पिटल में 1500, करीब 3500 4000 की ओपी रहती है। इस माह 28 दिन का फरवरी का महीना 1052 इन पेशेंटों ने इलाज करवा के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया, तो सिर्फ असरा हॉस्पिटल से। ओवैसी हॉस्पिटल से 900 चिल्लर सिर्फ फरवरी के महीने में 900 इन पेशेंट इलाज करा के अपने घरों को गए। क्या किसी को अंदाजा है ये कितना बड़ा काम है? क्या कोई जानता है कि कितनी मुसीबत के साथ इन इदारों को चला रहे हैं? अरे जो जमात 156 रुपये के कर्ज में थी, आज वही जमात 4500 घरों को पाल रही है। हमारे इदारों में नौकरियां देकर करोड़ों रुपये की तनख्वाह महाना दी जाती है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेज, एमसीए कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, आर्किटेक्चर कॉलेज, ओवैसी हॉस्पिटल, वासरा हॉस्पिटल से किसी को अंदाजा नहीं होगा। 9.5 करोड़ रुपए की तनख्वाह महाना जाती है इन इदारों से। अरे ये काम है, ये काम किया, सिर्फ बातें नहीं की। एक तरफ हिंदुस्तान की आजादी के अगर 75 साल हैं, तो दूसरी तरफ 65 साल है। लोग इसी से जायजा ले लें, इसी से जायजा ले लें कि 65 बरस में क्या हुआ, 75 बरस में क्या हुआ। अरे मजलिस ने काम किया, अखिलती कमीशन का क़याम, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का क़याम, बच्चों की स्कॉलरशिप, ओवरसीज स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी कमीशन का क़याम, उर्दू एकेडमी का क़याम, कितना काम। अनीसुल गुरबा की इमारत, शादी मुबारक में 2 लाख चिल्लर मुसलमान बच्चियों को उनकी शादी के लिए इमदाद, 17 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप मिल चुकी। रियासत तेलंगाना में तेलंगाना के क़याम से लेकर आज तक 4% तहफ़्फ़ुज़ात जारी हैं। फिर पूछते हैं कि मजलिस ने क्या किया। अरे आपको सुनकर हैरत होगी कि इस असेंबली सेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करीब 20,000 करोड़ के कामों
की मंजूरी हासिल की पुराने शहर की तरक्की के लिए। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। बच्चा पढ़ना चाहता है तो हुकूमत स्कॉलरशिप देती है। लोग कहते हैं कि मजलिस ने क्या किया। अरे मरकजी हुकूमत ने माइनॉरिटीज का बजट 40% कम कर दिया, लेकिन मजलिस की मौसर नुमाइंदगी और वजूद का नतीजा है, आपके इत्तेहाद की ताकत का नतीजा है कि तेलंगाना में अक़लियतों का बजट 2000 से ज्यादा क्रॉस कर चुका। क्या ये मजलिस की कारकर्दगी या कामयाबी नहीं? नए पुल पर ब्रिजेस की मंजूरी, मिरालम पे हैंगिंग ब्रिज की मंजूरी, सुरमचेरू गुरमचेरू बालापुर की तालाब, ओवैसी हॉस्पिटल के तालाब को मंजूरी, वहां पे काम, पुराने शहर की रोड वाइडनिंग, हाफिज बाबा नगर के सामने एक और फ्लाईओवर, महफिल होटल के पास एक और फ्लाईओवर, और फिर चंद्रायन गुट्टा से आगे बल्लागुड़े के पास एक और फ्लाईओवर, मेहदीपट्टनम रेती बौली से लेकर टोली चौकी तक एक और फ्लाईओवर, फतेह दरवाजे की रोड की वाइडनिंग, किशनबाग के पास की रोड की वाइडनिंग, चंद्रायन गुट्टे में कई रोड वाइडनिंग, चार मीनार में रोड वाइडनिंग, कारवान में रोड वाइडनिंग, चंद्रायन गुट्टे में 500 करोड़ के जरिए सीवरेज की रीमॉडलिंग की मंजूरी, 350 करोड़ कारवान में मंजूरी, मलकपेट में आईटी टावर की मंजूरी, स्टार्टअप्स का आगाज होगा, नौजवान बच्चे अपने स्टार्टअप्स के जरिए काम करेंगे। पुराने शहर में एक मरकज, आईटी सेंटर। अरे क्या क्या बयान करूं? जो सवाल करते हैं मजलिस ने क्या किया, मैं उनसे सवाल करता हूं कि तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? अरे मेरे पास तो फेरिस्त है कि हमने क्या किया। मैं पूछना चाहता हूं कि तुमने क्या किया? पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के अलावा सुपर स्पेशलिटी के स्टडीज भी आए हैं, रिसर्च हो रहा है हमारे पास, रिसर्च प्रोग्राम्स हैं। और अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी जानिब से भी कुछ काम किया है कौम की तामीर के लिए। ये तो मजलिस का काम, दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट का काम, नकीब मिल्लत की निगरानी में हुई ये काम अपनी जगह, अकबरुद्दीन ओवैसी का जाती काम, अपनी जेब से किया गया काम, अपने पैसों से किया गया काम। जो पूछते हैं मजलिस ने क्या किया, बेशक ये मेरा जाती काम है, मेरे जेब से हुआ काम है, लेकिन मैं अलग या जमात अलग नहीं। मेरी जात, मेरी पहचान, मेरी शिनाख्त मेरी जमात से है। अगर मेरी जमात, मेरे सदर, मेरे मरहूम बाप का शफकत का हाथ मेरे सर पे ना होता तो शायद मैं भी कुछ काम ना किया होता। नशेमन नगर का स्कूल, जमाल कॉलोनी का स्कूल, हाफिज बाबा नगर का स्कूल, नरखी फूलबाग का स्कूल, अंबरपेट का स्कूल, ये सारे स्कूल के अलावा आज हजारों बच्चे इन स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं। हजारों इस साल आज से दरखास्तें तलब की जा रही हैं। इस साल बारकस सलाला के स्कूलों में भी तालीम का आगाज होगा। इस साल साबिका दार्जिलिंग स्कूल जो था,
उसको हमने सालारे मिल्लत केजी टू पीजी कैंपस का नाम दिया। वहां पर भी दाखिलों का आगाज होगा। फिर उसके बाद में सदर मोहतरम को याद होगा कि आज से 2-3 बरस पहले हाफिज बाबा नगर में सदर मोहतरम के हाथों से हमने एक फाउंडेशन स्टोन स्कूल का रखा था। उमर कॉलोनी में वो स्कूल की इमारत भी मुकम्मिल हो चुकी है। उसमें भी आइंदा तालीमी साल से एडमिशन्स का आगाज हो जाएगा, तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो जाएगा। न सिर्फ उसमें सदर मोहतरम के हाथ में हमने और एक संग बुनियाद रखा था। वो था मुगलपुरा, एक शादी खाना था। वहां पे हमने तालीमी दर्जगाह को बनाया, फख्र मिल्लत के नाम से मौसूम किया। फख्र मिल्लत सेंटर फॉर एजुकेशनल एंड कैरियर गाइडेंस सेल बनाया। हम वहां पे तालीम जारी है। बल्लागुड़ा फातिमा ओवैसी केजी टू पीजी कैंपस 2 लाख स्क्वायर फीट। तालाब मीर जुमला सालारे मिल्लत केजी टू पीजी कैंपस 1 लाख स्क्वायर फीट। सलाला का स्कूल 35,000 स्क्वायर फीट। बाबा नगर उमर कॉलोनी का स्कूल 36,000 स्क्वायर फीट। फख्र मिल्लत सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कैरियर गाइडेंस 70,000 स्क्वायर फीट पर। अरे आज जो पूछते हैं मजलिस ने क्या किया, दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट का सिर्फ मेडिकल कॉलेज का जितना रकबा है वो 14.5 लाख स्क्वायर फीट का है। दारुस्सलाम में जो है ये 4 लाख स्क्वायर फीट का है। और अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी जात से जो बनाया है उसमें भी आज करीब 9.5 लाख स्क्वायर फीट की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। हमने ये काम किया। इस साल 3,000 दाखिले होंगे फख्र मिल्लत सेंटर में। 10th की कोचिंग हो रही है, इंटरमीडिएट की कोचिंग है, कंप्यूटर्स की कोचिंग है, इंटीरियर डिजाइन की ट्रेनिंग है, ओपन स्कूल से 10th लिखाने की कोचिंग, इंटरमीडिएट की ओपन स्कूल की ट्रेनिंग, डिग्री की ट्रेनिंग, कंप्यूटर कोर्सेस, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमने एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी किंग्स यूनिवर्सिटी के इश्तिराक के साथ हम स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं। पुराने शहर के बच्चों को हम स्किल डेवलप करेंगे, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा की डिग्री व सर्टिफिकेट दे रहे हैं। यह हमारा काम है। सालारे मिल्लत कैंपस में बीएससी डिग्री का हम बीकॉम कंप्यूटर्स या फिर बीए नहीं कर रहे। हम वहां उस कैंपस में बीएससी लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी एनेस्थीसिया, बीएससी कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, बीएससी रेडियोग्राफी, बीएससी कीमोथेरेपी, बीएससी के कोर्सेज को मिला रहे हैं वहां पे। क्या काम है बताओ? ये इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स, ये कोचिंग क्लासेस, इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर्स से हम इस्तेफादा कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के लेक्चरर्स से इस्तेफादा, अकाउंट्स बच्चों को सिखा रहे हैं, तो एमबीए के जो हमारे लेक्चरर्स हैं उनसे इस्तेफादा। फिर हम फार्मास्यूटिकल्स की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। पुराने शहर में ओवैसी फार्मास्यूटिकल्स के नाम से हम चेन ऑफ फार्मास्यूटिकल स्टोर्स खोल रहे हैं, जिसके जरिए हम 100 हजारों बच्चों को रोजगार मुहैया करने का इरादा रखते हैं। यह हमारा काम है।
छोटे छोटे वैनों और ऑटोस के जरिए हम बच्चों को रोजगार देने का मंसूबा रखते हैं, इरादा रखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटो ले रहे हैं, एक पायलट बेसिस पे हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जहां पे हम हैदराबादी हलीम, हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी लुकमी, हैदराबादी कबाब, हैदराबादी मिर्ची का सालन, हैदराबादी बैगन का सालन, ये पूरे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स में हमारे बेरोजगार बच्चों को हम ओएसी हॉस्पिटल के किचन में बना कर देंगे, उनको रोजगार पे लगाएंगे, उनको कमाने का जरिया बनाएंगे। ये हमारा काम है, ये हमारा मंसूबा है, ये हमारा इरादा है। मैं पूछना चाहता हूं हम पे तनकीद करने वालों, क्या तुमने कुछ किया? इतने स्कूलों में आपको सुन के हैरत होगी, 650 टीचर्स आज हैं, 650 टीचर्स हैं। अरे आप बताओ, 4,500 मुलाजिमीन सिर्फ मेडिकल कॉलेज दवाखानों में हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में। अरे आज हम काम कर रहे हैं, एक ब्लैक बोर्ड कितने में आता है? एक बेंच जिस पे 3 बच्चे बैठते हैं कितने में बनता है मालूम? अरे सिर्फ ये नए स्कूलों में जो हम आगाज कर रहे हैं उसका फर्नीचर बनाने के लिए 1,68,00,000 रुपया सिर्फ बेंचेज और बोर्ड्स के लिए खर्चा हुआ। किसी को अंदाजा है? किसी को एहसास है? एक ब्लैक बोर्ड नहीं बनाने वाले, एक बेंच नहीं देते गरीबों को, और हमसे सवाल कर रहे हैं हमने क्या किया? अरे हमने उर्दू मीडियम के बच्चों को किताबें दी, बैग दिया, बॉक्स दिया, 10th की फीस दी, अव्वल दर्जे में कामयाब होने वालों को इनाम देते हैं। यह हमारा काम है, मजलिस का काम है। कोविड के टाइम पे हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पुराने शहर में जगह जगह मुहैया करवा दिए। क्या किसी और ने किया? रेमडेसिविर मिलती नहीं थी तो हर एक के लिए हमने बात करके दवाओं का इंतजाम किया, ऑक्सीजन का इंतजाम किया। कोविड में परेशान हाल लोगों के दरवाजों पे दस्तक देकर अनाज को पहुंचाने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। क्या भूल गए? याददाश्त इतनी कमजोर है, हिंदुस्तान में वैसा काम नहीं हुआ। कोविड में जो हमने काम किया, ये नहीं देखा कि भूखा मुसलमान है या हिंदू हो या सिख है या ईसाई। जिसने भी फोन किया उसके दरवाजे पर 15 दिन 1 महीने का अनाज लेकर पहुंचने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। लोग चंद थैलियां देकर फोटो खिंचाते, अरे हमने तो लदी हुई लारियां दे दी आवाम को। ये मजलिस है, ये दिल है हमारा। हम मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपनी कौम को तबाह बर्बाद होने नहीं देंगे। यही तालीम फख्र मिल्लत ने दी थी, यही तालीम सालार ने दी, और इसी तालीम पर नकीब मिल्लत और हमारा कीन असेंबली इसी पर चल रहे हैं। अपनी जात के लिए नहीं, कौम की खुशहाली के लिए। तूफान आया, घर डूब गए, तबाह हो गए, तो क्या हमने काम नहीं किया? हिंदुस्तान में किसी ने काम किया? बाबा नगर में, दूसरे इलाकों में घरों की फ्रिजों को बनाया,
वॉशिंग मशीन को बनाया, हमने इलेक्ट्रिकल काम किया, बर्तन दिया, बिस्तर दिया, कपड़े दिए, अनाज दिया, दवाएं दी। पूरे हैदराबाद में मेडिकल कैंप्स के जरिए 2 करोड़ से जायद की अद्वियात को हमने तकसीम किया। क्या किसी ने किया? क्या किसी ने किया? अरे मेरे पास काम है, मेरे पास काम है। मैं काम बताते बताते सारी रात गुजार सकता हूं, इतना काम है मेरे पास, मेरी जमात के पास, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास, मेरे सदर के पास। तुम्हारे पास क्या है? हम पे इल्जाम लगाने वालों, तुम्हारे पास क्या है? फिर पूछते 65 बरस पहले जो सवाल हुआ था, मजलिस की क्या जरूरत है? 65 बरस बाद वही सवाल, मजलिस क्यों आ रही है? गुजरात, मजलिस क्यों आ रही है? उत्तर प्रदेश, मजलिस क्यों आ रही है? मध्य प्रदेश, मजलिस क्यों आ रही है? महाराष्ट्र, मजलिस क्यों आ रही है? मजलिस अपने कामयाबी का एक्सपेरिमेंट लेके गुजरात आ रही है, मध्य प्रदेश आ रही है, उत्तर प्रदेश आ रही है, महाराष्ट्र आ रही है, राजस्थान आ रही है। तो हमारी कामयाबी के दास्तानों को लेकर आ रहे हैं। और उन लोगों से सवाल है जो हमसे पूछते हमने क्या किया? हमने इतना किया। उत्तर प्रदेश के मासूम नादान मुसलमान मेरे भाई, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, 75 बरस में तुमको क्या मिला? हिंदुस्तान की तारीख में 75 बरस में कांग्रेस भी थी, 75 बरस में जनता भी थी, 75 बरस में जनता दल भी थी, 75 बरस में नेशनल फ्रंट भी थी, 75 बरस में समाजवादी भी थी, 75 बरस में बहुजन समाज भी थी, 75 बरस में कांग्रेस भी थी, 75 बरस में एनसीपी भी थी, कई जमातें थी। तो सवाल यह है, 75 बरस की आजादी के बावजूद भी सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे आखिर में मुसलमान क्यों है? इस सवाल का जवाब दो ना। अरे इस सवाल का जवाब दो। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा हुआ मुसलमान क्यों है? मध्य प्रदेश में पसमानदा मुसलमान क्यों है? हिंदुस्तान की जेलों में मुसलमान ज्यादा क्यों है? हिंदुस्तान में बेरोजगार मुसलमान क्यों है? हिंदुस्तान में गरीबी का शिकार मुसलमान क्यों है? मुफलिसी का शिकार मुसलमान क्यों है? मुसलमान की बस्तियां रोड ड्रेनेज के लिए आज भी बिलबिला रही हैं, तो क्यों है? जवाब दो ना। इसका जवाब नहीं देंगे। सिर्फ यही मजलिस बी टीम। अरे बाबा तुम ए टीम थे ना कांग्रेस के, तो मुसलमान को क्या दिए? तुम ए टीम थे ना नेशनल फ्रंट के, तो क्या दिए मुसलमान को? तुम दुहाई देते थे ना जनता पार्टी की, क्या दिए मुसलमान को? कुछ नहीं। रमजान में टोपी पहन के आ गए, एक खजूर मुसलमान के मुंह में दे दिए, गरीब नवाज सरकार के लिए चादर भिजा दिए, हो गया। चलो उससे नहीं हुआ, मुसलमान नाराज, तो चलो गोपाल सिंह कमीशन बना दो। मुसलमान नाराज तो ये कमीशन बना दो, मुसलमान नाराज तो वो कमीशन बना दो, मुसलमान नाराज सच्चर कमीशन बना दो, मुसलमान नाराज
तो कुंडू कमेटी बना दो। बस इतने कमीशन बने, इतने कमेटियां बनी, क्या मिला? क्या मिला? लोग मेरे इस जुमले पे शायद एतराज करें, कबूल भी ना करें। हर किसी की अपनी राय है, मेरी अपनी राय है कि 75 बरस में हर किसी ने हमारा इस्तेमाल किया, इस्तेहसाल किया, हमको वोट बैंक की तरह ट्रीट किया, खजूर खिला के खुश किया, टोपी पहन के हमारे सामने आके खुश किया, या चादर भेज के खुश किया। 75 बरस में हम तबाह होते रहे, बर्बाद होते रहे, लुटते रहे। क्या कांग्रेस की दौर में मलियाबाद का फिसाद नहीं हुआ? क्या यही सेक्युलर पार्टियों के दौर में अहमदाबाद का फिसाद नहीं हुआ? क्या जयपुर का फिसाद नहीं हुआ? क्या हाशिमपुरा का नहीं हुआ? क्या मध्य प्रदेश के रोड किला का नहीं हुआ? क्या राजस्थान का फिसाद नहीं हुआ? अरे 50,000 फिसादात के जरिए हम जब भी लुटते रहे, कटते रहे। अभी भी गौ रक्षकों के नाम पे आज भी हम लुट रहे हैं और कट रहे हैं, जल रहे हैं। जब सेक्युलरिज्म के नाम पे काटा गया, आज हिंदुत्व के नाम पे काटा जा रहा है। जब सेक्युलरिज्म के नाम पे जलाया गया, तो आज हिंदू राष्ट्र के नाम पे जलाया जा रहा है। जलते तो जब भी थे, आज भी है। कट तो जब भी रहे थे, आज भी कट रहे हैं। तबाह जब भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं। ये अलग बहस है कि पहले कम था या अब कम है, पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है। वो मैं छोड़ता हूं साहिब समझ लोगों की सोच पे। क्या सेक्युलरिज्म की बात करने वालों का क्या ये अखलाकी, आईनी, दस्तूरी जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके घरों की हिफाजत करें, उनके सुहागों की हिफाजत करें, उनकी आबादियों की हिफाजत करें, उनको तरक्की का हिस्सा बनाएं, उनको रोजी दें, उनको रोटी दें, उनको खुशहाली दें। अगर मुसलमान खुशहाल होता, कामयाब होता, तरक्की याफ्ता होता, इस मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार होता, तो मजलिस उत्तर प्रदेश क्यों जाती, राजस्थान क्यों जाती, महाराष्ट्र क्यों जाती? अरे तुमने मुसलमानों को हक नहीं दिया, इसलिए हम जा रहे हैं इस तरीके से हक लेने के लिए। अगर नहीं देता तो हम अपनी सियासी जिद्दोजहद के जरिए ये कामयाबियां जो हमने तेलंगाना में हासिल की, वो कामयाबियों को हासिल करने के लिए जा रहे हैं। दवाखाने बनाने जा रहे हैं, तालीमी दर्सगाहें बनाने जा रहे हैं, 4% तहफुजात दिलाने जा रहे हैं, शादी मुबारक वहां भी लाने जा रहे हैं, स्कॉलरशिप बच्चों को दिलाने जा रहे हैं। अरे आज बुरा दिखेगा कि अकबर ओवैसी मुसलमान की बात करता। हां करता, बेशक करता। क्यों करता? कभी इस पे भी तो गौर करो। अरे मैंने दस्तूर पे हल्फ लिया है, दस्तूर हिंद पे हल्फ लिया हूं, ओत लिया हूं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है, जो पीछे हैं, जो कमजोर हैं, उसका हाथ पकड़ूं और उसको सामने लाऊं। बेशक हिंदुस्तान में गुर्बत का शिकार हिंदू भी है, परेशानी का शिकार सिख भी है, मुसीबत का शिकार ईसाई भी है, लेकिन गुर्बत सबसे ज्यादा मुसलमान में है, तालीम सबसे कम मुसलमान में है, गैर महफूज मुसलमान है। इसलिए मैं
उस कमजोर का हाथ पकड़ के सामने ला रहा हूं। जब ये मुसलमान कमजोर आगे आ जाएगा और अगर कोई ब्राह्मण अगर पीछे है तो अल्लाह की कसम अकबरुद्दीन ओवैसी उस ब्राह्मण का हाथ पकड़कर भी उसको सामने लाने की कोशिश करेगा। यह है हमारी सियासत। मगर ये क्या बोलते हैं, अरे मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अरे सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां अगर मुसलमान का काम करते तो मैं मुसलमान मुसलमान नहीं चीखता था। तुम नाकाम हुए, मुझे आना पड़ा। तुमने न सिर्फ मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की, तुमने दलितों के साथ नाइंसाफी की, तुमने पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफी। क्या इस असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने अफजलगंज की मस्जिद, बागयाम की मस्जिद, मक्का मस्जिद, अनीसुल गुरबा के साथ साथ क्या लाल दरवाजे की मंदिर का जिक्र नहीं किया? यह सेक्युलरिज्म नहीं दिखता इनको, नहीं दिखता। शिवरात्रि के लिए तातील किसने मांगी? अचलिकास को इमदाद देने की बात किसने की? अइम्मा और मौजनों को तनख्वाह यहां मिल रही है, किसने हासिल किया? हमने हासिल किया। अरे सिर्फ इल्जाम। मजलिस क्या करी? मजलिस बी टीम, मजलिस ऐसा। अरे ये सो कॉल्ड सेक्युलर ताकतें हमको तहफ्फुज देने में नाकाम हुए, हमको रोजी देने में नाकाम हुए, हमको रोटी देने में नाकाम हुए, हमारे बस्तियों को बचाने में नाकाम हुए, हमारे बच्चों को नौकरियां देने में नाकाम हुए, हमारी मां और बहनों की इज्जतों इस्मतों को बचाने में नाकाम हुए, और उसके साथ ही साथ हिंदुत्व की ताकतों को उभरने से, उठने से रोकने में भी नाकाम हुए। क्या नहीं हुए? अगर ये दियानतदारी, ईमानदारी के साथ अगर काम करते तो मुल्क में जो हालात है क्या यह होते? जो आज जो मुल्क को बांट रहे हैं मजहब के नाम पे, क्या वो अनासिर इतने कामयाब होते? क्या ताकतवर होते? अरे इनकी नाकामी है सही वक्त पे, सही वक्त पे अगर इन जालिमों को कानून के जरिए सजा दे दिए होते तो आज हिंदुस्तान को यह दिन देखना ना पड़ता। क्या मेरी बात गलत है? हम पे इल्जाम लगाने वालों, इसका जवाब तुम्हारे पास। अरे तुम एहसान जाफरी को इंसाफ देने में भी नाकाम हुए तो तुम उस एहसान जाफरी के कातिलों को आगे बढ़ने से रोकने में भी नाकाम हुए। हमको तो तुमने कुछ नहीं दिया, इस मुल्क को क्या दिया? महंगाई, बेरोजगारी क्या है? गैस और महंगी हो चुकी, पेट्रोल और महंगा, डॉलर और बढ़ रहा है, सरहदें गैर महफूज है। लेकिन इलेक्शन से पहले बनने वाला चौकीदार अपनी चौकीदारी की टोपी सीटी निकाल के गद्दी पे बैठा है, देख ही नहीं रहा है। हिफाजत के लिए अपने सीनों को पेश कर देंगे, अपने आप को चौकीदार नहीं कहेंगे, हम अपने आप को इस मुल्क के शहरी व बाशिंदे कहेंगे और जाएंगे आगे। क्या है बताइए? कभी चाय वाले बन जाते हैं, कभी चौकीदार बन जाते हैं, कभी फकीर बन जाते हैं। अरे भाई, हमको ना चाय चाहिए ना चाय वाला चाहिए, ना चौकीदार की सीटी चाहिए ना चौकीदार की टोपी चाहिए, हमको ना फकीर चाहिए ना फकीर का थैला चाहिए, हमको एक ताकतवर वजीर आजम चाहिए।
वह एक ताकतवर वजीर आजम दे दो, बस यही काफी है। गरीबों के लिए कुछ करने वाला दे दे। मुझे हैरत होती है, आज भी याद आता है क्या क्या नहीं बोला। यह भी बोला था कि पहले शौचालय बाद में देवालय। ए हिंदुत्व के ताकतवर पहलवानों, गांव रक्षकों, तुम्हारे घर के शौचालय बना दिया चौकीदार या नहीं बनाया, मेरा सवाल है। बन गए? ना ही शौचालय बने, ना ही कुछ बना, सिर्फ बातें। कोई बेघर नहीं रहेगा 2022 तक। मिल गए? 15 लाख आ जाएंगे, आ गए। ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएगी, इतनी ट्रिलियन उतनी ट्रिलियन हो गई। कुछ नहीं हुई, सिर्फ बातें, सिर्फ बातें। मैं पहले भी कहता था बेहतरीन अदाकार है, बेहतरीन अदाकार है। वही अदाकारी, वही दिखावा। और क्या मिला? मैं बताओ, मुझे बताओ क्या मिला? 10 बरस में खुशहाली मिली, 10 बरस में तरक्की मिली, 10 बरस में शौचालय मिले, 10 बरस में घर मिला, 10 बरस में गैस मिला। अरे कुछ भी नहीं मिला। कोविड में मरने वालों की लाशें गंगा में तैर रही थीं, जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं थी। ऐसा चौकीदार मिला हमको। मेरी बात खराब दिखेगी, क्या गलत कह रहा हूं बताओ? ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मरा मेरा हिंदुस्तानी भाई, ऑक्सीजन तक नहीं दे सका। मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं दे सका, अनाज भी नहीं दिया। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगी, हर एक चीज। बहरहाल बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो जरूर कहूंगा, लेकिन आपसे यही कहूंगा कि वक्त और हालात की नजाकत को समझो। देखो ये मुल्क कहां जा रहा है। आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आज गए और आज ही कामयाबी मिल जाए। फख्र मिल्लत ने काम शुरू किया था, सालार ने जारी रखा, और आज हम नकीब मिल्लत की क़यादत में, सदारत में, वो बीज जो फख्र मिल्लत ने बोया था, उस बीज को फलदार दरख्त बनाया तो सालार ने, और आज हम उसके फल खा रहे हैं। आज नकीब मिल्लत जो बीज बो रहे हैं, नकीब मिल्लत जिंदा नहीं रहेंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी आने वाली नस्ल उस बीज के उभरे हुए उस फलदार दरख्त के फल जरूर खाएंगे। हम जिंदा नहीं रहे तो कोई बात नहीं, काम तो करना है ना, किसी ना किसी को तो करना है ना। 65 साल पहले कांटों भरा ताज फख्र मिल्लत ने पहना था, तो आज वो कांटों भरा ताज मुसलमानों की क़यादत को बनाने का जो पहना है, तो वो मर्द मुजाहिद नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। बहुत बोल रहे हैं बोलने वाले, बहुत बोल रहे हैं। बोलो, तुम जितना बोलते बोलो, हमको परवाह नहीं। हमारी जूती की नोक पे है तुम्हारी पुकार, इस वास्ते कि हमारे पास काम है, हम काम कर रहे हैं। हमको चोर बोले, हमको बेईमान बोले, हमको सौदेबाज बोले, हमको बी टीम बोल रहे, कोई नई बात नहीं है। मगर याद रखो, दियानतदार, दियानतदार, ईमानदार बाप का बेटा है असदुद्दीन ओवैसी।
उनकी ईमानदारी की गवाही मैं देता हूं, हम सब हैदराबाद देते हैं। हमारा सदर दियानतदार ईमानदार है। अगर कोई कीचड़ उछालेगा तो खबरदार, हमारी बर्दाश्त को तुम और इम्तिहान न लो, हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान न लो। वो तो उनकी हिकमत है कि अकबर ओवैसी खामोश है, नहीं तो खुदा की कसम क्या कर सकता हूं ये दुनिया जानती है, और मंजलिस क्या कर सकती है ये सब जानते हैं। यहां बैठे लोग क्या कर सकते हैं ये भी तुमको बता देंगे वक्त आने पर। खबरदार, खबरदार, हम ईमानदारी के साथ, दियानतदारी के साथ काम कर रहे हैं। हमारी मुसलसिल कामयाबी इस बात की गवाह है कि अल्लाह हमसे नाराज है। तुम्हारी मुसलसिल नाकामी इस बात की गवाही के है कि अल्लाह तुमसे राजी नहीं। तुम्हारी हसरत, तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अकबरुद्दीन ओवैसी रहे या ना रहे, असदुद्दीन ओवैसी रहे या ना रहे, स्टेज पे बैठे वाले रहे या ना रहे, ये दारुस्सलाम रोजे क़यामत तक आबाद रहेगा। मंजलिस रोजे क़यामत तक कामयाब होती रहेगी। कामरानियां उसके कदमों को चूमती रहेंगी। हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर कोई समझ रहा है कि इल्जाम लगाने से रुक जाएंगे, नहीं, नहीं रुकने वाले। अगर ये रुकेंगे तो ये चालू हो जाएगा। अगर मैं रुका हूं तो ये चालू हो जाएंगे। बोलते ना वो एक्स्ट्रा चार्ज, हां वो चार्ज अभी है बाकी। जब हुक्म होगा तो फिर ये सिपाही भी निकल पड़ेगा, और जब निकल पड़ेगा तो क्या होगा ये सब जानते हैं। हम सही वक्त पे सही फैसला करने वालों में से हैं। हम अपनी पसंद के मुकाम पे अपनी पसंद के वक्त पे लड़ते हैं। हम तुम्हारी पसंद के मुकाम पे या तुम्हारे वक्त पे नहीं लड़ेंगे। हम हैं तैयार, लश्कर तैयार है, फौज तैयार है, सिर्फ सिपह सालार के हुक्म के इंतजार में है। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी फतेह करेगी, गुजरात फतेह करेगी, मध्य प्रदेश फतेह करेगी, राजस्थान फतेह करेगी। आज नहीं करी तो कल करेगी। मजलिस आगे बढ़ रही है, बढ़ते रहेगी। नकीब मिल्लत आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी हिम्मत आपके साथ है, हमारा जज्बा आपके साथ है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।